अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तारफ अल नसर सलाहुद्दीन बिन अयूब कुर्दी, जिन्हें आम तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन हुक्मरानों में से एक है। वो सन 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्द थे और सन 1138 में कुर्दिस्तान के इस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। इब्तदाई ज़िंदगी शुरू में वो सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इसके सिपह सलार शेर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हक़ मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुल-दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फायज़ हुए। फ़तह बैतुल मुक़द्दस। सलाहुद्दीन अयूबी की ज़ेर क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दयाकर बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन को फ़ताह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने सन 1187 में यूरोप की मुत्तहिदा अफ़वाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। सलाहुद्दीन अयूबी में जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने सन 1182 तक शाम, मोसल, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रैना लिड के साथ 4 साल मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी हमेशा की तरह अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। सन 1186 में रूमियों के एक ऐसे ही हमले में रैना लिड ने यह जसारत की कि बहुत से दीगर रूमी अमरा के साथ हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और फ़ौरन रैना लिड का ताक़ब करते हुए हाथीन में से जा लिया। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इस आतिशीन माहौल में सन 1187 को हतैन के मकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 रूमी हलाक हुए और इतने में ही कैदी बना लिए गए। रैना लिड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज रूमी इलाकों पर छा गई। हतैन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ते तक खूनरेज़ जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से रूमी हुकूमत का ख़त्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सलाहुद्दीन अयूबी का अज़ीमुल शान कारनामा था। उसने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुल-दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इसी तरह नूरुल-दीन ज़ंगी की ख्वाहिश इसके हाथों पूरी हुई। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो मुज़ालम नहीं किए जो इस शहर पर कब्ज़े के वक्त रूमी अफ़वाज ने किए थे। सलाहुद्दीन एक मिसाली फातिहा की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ। उसने ज़र फ़िदिया लेकर हर रूमी को ईमान दी। बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह के साथ यरूशलेम की वो रूमी हुकूमत भी ख़त्म होगी जो फ़लस्तीन में सन 1099 से कायम थी। इसके बाद जल्दी सारा फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सफ़ात व अखलाक। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्ने इखलाक, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि रूमी भी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। सलाहुद्दीन बड़े बहादुर और फ़याज़ थे। लड़ाइयों में उन्होंने रूमियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि
اہل یورپ آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ رومیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے رومیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ صلاح الدین کی زندگی بھی بہت سادہ تھی، ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ صلاح الدین نے مصر میں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں یہ فرق تھا کہ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نامی پر ایوبی کہلاتی تھی۔ وفات 599 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا قصہ صلاح الدین ایوبی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک اچھا سا اور واقعہ اسلامی لے کے آئیں گے اور اس کو بیان کروں گی، اور آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرتے چلے جائیں اور اپنا ایمان اور اپنا یقین اللہ پر پختہ رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔